आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटिस्टा जगत में। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और प्रोटिस्टा में जो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, ल्यूग्निनॉइड, अवपंक, कवक एवं प्रोटोजोआ, तो इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट को देखते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटम्स तथा सुनहरे शैवाल, जिनको डेस्मिड कहते हैं, आते हैं। तो क्राइसोफाइट के अंतर्गत हमारा डायटम्स, सुनहरे शैवाल, ये सब आते हैं। सुनहरे शैवालों को इंग्लिश में डेस्मिड कहते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय या समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। तो ये रहते कहाँ हैं? ये क्लीन वाटर और समुद्री या लवणीय जल का मतलब जिसमें नमक मिला हो, साल्टी वाटर, उसमें पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। निश्चेष्ट का मतलब फ्री फ्लोटिंग, अपनी कोई मेहनत नहीं करते। जैसे कोई कागज का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाए तो अपने आप बहता है, लेकिन अगर मछली को डाल दिया जाए तो वो अपने शरीर से ताकत लगा के बहती है। तो निश्चेष्ट रूप से मतलब फ्री फ्लोटिंग, मतलब अपने आप ये बहते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्री फ्लोटिंग कहते हैं। निश्चेष्ट मतलब उनकी अपनी चेष्टा नहीं है बहने की, अपने आप बहते रहते हैं, जैसे कागज का टुकड़ा पानी में डाल देने में बहता है। डायटम्स में कोशिका भित्ति साबुन दानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती है। तो डायटम में जो कोशिका भित्ति होती है, यह साबुन दानी की तरह होती है। जैसे साबुन दानी में साबुन रख के नीचे एक वो होता है और ऊपर से बंद कर दिया जाता है, दो पल्ले होते हैं उसके। तो उसी तरह कह रहा है कि डायटम्स में कोशिका भित्ति साबुन दानी की तरह इसी के अनुरूप दो आच्छादित कवच बनाती है। और देखिए, जो दो आच्छादित कवच बनाती है तो इन भित्तियों में सिलिका होती है। सिलिका, जिस कारण से नष्ट नहीं होते हैं, जिस कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं। तो सिलिका पाई जाती है, जो सेलवाल होती है, जो कवरिंग है इसकी डायटम्स की, तो इसकी कवरिंग में सिलिका पाया जाता है। तो सिलिका बहुत कठोर होता है, इस कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम्स अपने परिवेश यानी वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। तो ये सिलिका के अवशेष जो है, चूंकि ये नष्ट नहीं होते, तो बहुत सारे, जैसे कबाड़ इकट्ठा किया जाए, कबाड़ में न नष्ट होने वाली चीजें हम बार बार फेंकी जाए तो बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से डायटम्स हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनके खोल जो है, सिलिका चूंकि नष्ट नहीं होता, तो खोल एक ही जगह में बहुत सारी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि करोड़ों साल मतलब बहुत सालों के बाद क्या होता है कि चूंकि ये नष्ट ही नहीं होते हैं तो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे गोबर एक जगह इकट्ठा होता रहे तो बहुत दिन में वो पांस बन जाता है, जो पौधों के लिए खाद का काम करता है। तो उसी प्रकार से जो है करोड़ों सालों के बाद ये वहाँ की मिट्टी सिलिका के कारण अलग टाइप की हो जाती है, जिसको डायटमी मृदा कहते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। समुद्र के मुख्य उत्पादक है। तो कहने का मतलब है कि ये सिलिका के छोटे छोटे कण होते हैं, तो कण होने की वजह से इनका उपयोग जो है पॉलिश करने में, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में किया जाता है। निस्यंदन का मतलब उसको एक तरह से गाढ़ा करने में किया जाता है, और ये समुद्र के मुख्य उत्पाद है। निस्यंदन को देखिए, इंग्लिश में फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब छानना।
तो ये मतलब तेल, सिरप आदि के निस्यंदन, मतलब उसको छानने, फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। अब आगे देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनको ध्यान देना है, ये मुख्यतः मतलब समुद्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब अपना भोजन प्रकाश के उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल में जो पिगमेंट होता है, वर्णक मीन्स पिगमेंट, जिसके कारण कलर होता है अलग अलग, वो क्या होते हैं? पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां होती हैं। तो ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए कि जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, इनकी कोशिका के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियां होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में 2 कसाब होते हैं। ज्यादातर जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, इसका नाम फ्लैजिलेट, डायनो मीन्स डाई माने 2 होता है, फ्लैजिलेट माने फ्लैजला, फ्लैजला मीन्स कसाब। तो वही कह रहा है कि अधिकतर इनमें 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। ध्यान दीजिए, एक जो है लंबवत यानी लंबाई में होता है, दूसरा आड़ा होता है। लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स। जैसे इसको ये इस तरह मान लीजिए कोई चीज है, तो इसके लंबाई में ऐसे, जैसे मान लीजिए गन्ना है, मान लेते हैं कि ये गन्ना है। अब इसको 20 से अगर ऐसे फाड़ दिया जाए इस तरीके से, तो ये लंबवत फाड़ रहे हैं हम इसको, तो लॉन्गिट्यूडनल कहा जाएगा, लंबवत। और अगर हम इसको ऐसे काट दें तो इसको अनुप्रस्थ कहेंगे। दोनों को ध्यान दीजिए। तो अनुप्रस्थ इस तरह काट देंगे, लंबाई में काट देंगे तो इसको लंबवत कहेंगे या लॉन्गिट्यूडनल इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें एक लंबवत फ्लैजला होता है यानी कसाब, और दूसरा अनुप्रस्थ होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल लाल तरंगे दिखने लगता है। ये कह रहा है कि जो लाल रंग के डायनोफ्लैजिलेट हैं, ये बहुत संख्या में इकट्ठा बढ़ जाते हैं और समुद्र का रंग लाल दिखने लगता है, जैसे लाल तरंगे हों। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है, लाल रंग का जो होता है ये पॉइजन सब्सटेंस होता है, इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं ये, तो इसके कारण बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं। उदाहरण गोनिया लैक्स, इसका उदाहरण क्या है? गोनिया लैक्स। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो डायनोफ्लैजिलेट के कारण जो है समुद्र का रंग लाल होता है, जो लाल सागर है वो इसी के कारण होता है, और ये जहरीला होता है। तो जहरीला होने के कारण बहुत सारी मछलियाँ और वहाँ के जीव जंतु मर जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये फिगर बनाया है, 3 फिगर है, इसको देखते हैं। नंबर ए पर डायनोफ्लैजिलेट है, प्रोटोजुअन है जिनमें सबसे नंबर 1 पर ये डायनोफ्लैजिलेट है हमारा। ये डायनोफ्लैजिलेट का फिगर है। तो इनको ध्यान ये देना है कि नीट परीक्षा में डायरेक्ट यही फिगर बना देगा और चित्र बना के पूछेगा कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो ये डायनोफ्लैजिलेट है। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं, ये दूसरे नंबर पर हमारा यूग्लिना है। ये हमारा यूग्लिना है। यूग्लिना के बारे में आप लोग जानते होंगे और पढ़े होंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यूग्लिना पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए यूग्लिनॉइड। तो यूग्लिनॉइड में क्या है, इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसको ध्यान दीजिए, स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं, मतलब तालाब में भी आप इनको देख सकते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। अब देखिए इसमें कोशिका भित्ति यानी सेलवाल नहीं पाई जाती है, उसकी जगह पर एक प्रोटीन युक्त परत पेलिकल जो बनी होती है, किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, और ये लचीली होती है।
इसमें 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा एक लंबा होता है। एक बहुत छोटा होता है, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए, हो सकता है ये छोटा सा हो, और एक बहुत लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो ये दूसरे जीवों को का मतलब आहार करके परपोषी की तरह भी मतलब खाना प्राप्त कर सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। तो यूग्लिना इसका जो है उदाहरण है। यूग्लिना उदाहरण है यूग्लिनॉइड का। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो जो उच्च पादप यानी आम, महुआ, नीम, इस तरह के जो पादप हैं, इनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके समान होता है। तो इसको ध्यान देना। तो यूग्लिना में देख लेते हैं। ये देखिए यूग्लिना है हमारा, और ये सीधा फिगर इसमें पूछेगा। अब चूंकि कुछ लिखा नहीं है तो उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी में लिखा है जितना उतना, अगर हम आपको ज़्यादा इससे बता रहे हैं तो इसका मतलब आपका वो ज्ञान बेकार का है, नीट में काम नहीं आएगा, दूसरी जगह चाहे भले आ जाए। तो नीट के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अब आगे आता है अवपंक कवक। अवपंक कवक को इंग्लिश में स्लाइम मोल्ड बोलेंगे। ध्यान दीजिए, अवपंक कवक को इंग्लिश में स्लाइम मोल्ड बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं, अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। मृतपोषी मतलब सैप्रोफाइट इंग्लिश में, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। मरे हुए जीवों का मतलब मरी हुई चीज का से अपना जीवन प्राप्त चलाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। तो जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये एक समूह में इकट्ठा होते हैं और वो समूह कई फीट तक लंबा हो सकता है। उस समूह को प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है और जब स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं तो ये क्या करते हैं, बिखर जाते हैं और बिखर करके टूट जाते हैं और टूट करके बीजाणु युक्त यानी स्पोर भरे हुए उसमें होते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं, कह रहा है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। तो जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट मतलब बिखर जाता है टूट करके और फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है बियरिंग स्पोर एंड दियर टिप्स। और अपनी जहाँ ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पे होता है उस ऊंचाई पर टिप पर मतलब पॉइंट पर ऊंचे वाले पॉइंट पर फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, वहीं पर इसमें स्पोर पाए जाते हैं। तो वही चीज है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलन का यानी फ्रूटिंग बॉडी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। अब देखिए नीट में डायरेक्ट पूछ देगा कि फलन का यानी फ्रूटिंग बॉडी किसमें पाई जाती है, तो अवपंक कवक यानी स्लाइम मोल्ड में। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब आगे देखते हैं प्रोटोजोआ। ये देखिए सा वाला हमारा अवपंक कवक है, स्लाइम मोल्ड का फिगर बनाया है। तो ये सब फिगर याद रखिए कि कौन किस चीज का फिगर है, डायरेक्ट फिगर ही आपसे पूछ लेगा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है,
सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। तो जितने भी प्रोटोजोआ हैं सब परपोषी होते हैं। यूग्लिना भी प्रोटोजोआ है लेकिन वो भी परपोषी होता है, लेकिन उसमें चूंकि क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है, लेकिन तब भी वो परपोषी होता है। अभी पीछे पड़ चुके हैं, मतलब दूसरे से अपना पोषण करता है, खाना लेता है। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। तो प्रोटोजोआ को हम लोग 4 प्रमुख समूहों में बांट सकते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एक अमीबा आता है। तो अमीबीय प्रोटोजोआ, ये जीवधारी अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिए। हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें कूट पाद होते हैं। पाद मतलब पैर, कूट का मतलब धोखे वाले पैर, मतलब पैर जैसे दिखें लेकिन पैर ना हो। तो इंग्लिश में इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब आभासी, आभासी पैर है। आभास होता है कि पैर जैसा है लेकिन होता नहीं है। तो इनमें कूट पाए जाते हैं, पाद पाए जाते हैं जिसकी सहायता से अपने भोजन को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। अब देखिए, जो समुद्र में पाए जाते हैं अमीबा, तो उनमें भी सिलिका के कवच पाए जाते हैं इनके ऊपर। इनमें से कुछ जैसे एंटमीबा परजीवी होते हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे हैं जो एंटमीबा है जैसे, तो ये परजीवी होते हैं। एंटमीबा होता है अमीबा में, वो परजीवी होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए आ गया कसाभी प्रोटोजोआ। कसाभी प्रोटोजोआ, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, कसाभी प्रोटोजोआ, कसाब को इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। नाम ही है कसाभी प्रोटोजोआ, तो कसाब पाया जाएगा। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। तो परजीवी कसाब जो होते हैं, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनकी वजह से बीमारी पैदा होती है जिसमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। इंग्लिश में इसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, मतलब नींद आने में समस्या आती है। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। इसका उदाहरण क्या है? कसाभी प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है? स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा। और ट्रिपैनोसोमा से बीमारी क्या होती है? निद्रालु व्याधि यानी स्लीपिंग सिकनेस बीमारी हो जाती है इसके कारण। अब आगे देखते हैं पक्षमाभी प्रोटोजोआ। पक्षमाभी मतलब सीलिएटेड, इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। सीलिएटेड प्रोटोजोआ, कसाभी मतलब फ्लैजिलेटेड, पक्षमाभी मतलब सीलिएटेड। तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ क्या है? इसमें सीलिया पाए जाएंगे पीछे। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पक्षमाभ सीलिया हैं, तो उनसे ये गति कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ यानी सीलिया पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा यानी ग्रसिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है। इसको ध्यान देना है। इसमें एक कैविटी होती है, गुहा मीन्स कैविटी होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये इस तरह बना हुआ है तो इस तरह एक गुहा हो जाएगी और ये बाहर यहाँ से इस रास्ते से ऐसे बाहर खुलेगी। तो इस तरीके से इनमें गुहा पाई जाती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। अब जिसमें इसमें छोटे छोटे पक्षमाभ होते हैं, तो ये जब गति करते हैं
ऐसे ऐसे तरंग उत्पन्न हो जाती है इनकी गति से पानी में, और पानी में जो कीड़े होते हैं इसी से होकर के इससे गुहा से अंदर यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ इनमें इनको पचा लिया जाता है जैसे हम लोग खाना पचा लेते हैं, और उन्हीं से ये प्रोटोजुअन जीव जो पक्षमाभी प्रोटोजुआ है अपना जीवन चलाता है। पक्षमाभों की लयबद्ध के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। गलेट मतलब जो गड्ढा है। उदाहरण पैरामीशियम, एग्जाम्पल इसका क्या है, पैरामीशियम है। सीलिएटेड प्रोटोजुआ में पैरामीशियम, कसाभी प्रोटोजुआ में ट्रिपैनोसोमा, निद्राल बीमारी इसके द्वारा हो जाती है। अगला है स्पोरोजुआ। स्पोरोजुआ का मतलब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्पोर जैसे होंगे, जैसे बीजाणु होते थे। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, तो जीवन चक्र में संक्रमण करने वाली बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति का है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव होता है। तो इसमें सबसे जो स्पोरोजुआ के अंतर्गत है वो क्या है, मलेरिया परजीवी का प्रजाति है, जिसके कारण हमें मलेरिया हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान देना। अब देखिए फिगर देख लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं जा रहा। तो ये देखिए पैरामीशियम हमारे स्लीपर वाले जो चप्पल होते हैं उसके आकार का होता है, तो ये पैरामीशियम है। तो सबको ध्यान देना है। सबसे ऊपर ये हमारा डायनोफ्लाइजलेट है, फिर इसके बाद ये यूग्लिना है, फिर ये स्लाइम मोल्ड है, और ये फिर पैरामीशियम है। तो ये सीधा फिगर दे देगा और पूछ लेगा किस चीज का फिगर है, तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए कवक यानी फंजाई आ गया। तो फंजाई जगत के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, फंजाई मतलब जैसे कुकुरमुत्ता जो जगते हैं ये सब फंजाई हैं। आपकी रोटी में जो फफूंदी लग जाती है ये भी फंजाई ही है। इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, हिंदी में फफूंदी या कवक कहते हैं, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए कवक या फंजाई जगत। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। तो ध्यान दीजिए ये परपोषी होते हैं, दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। परपोषी को हिंदी में हेट्रोट्रोफिक बोलेंगे, कई बार आ चुका है। तो परपोषी मीन्स हेट्रो, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन्स खाने वाले तरीके। तो चूंकि परपोषी है दूसरे से भोजन, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इंग्लिश में इसको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत विभिन्नता होती है। आपने नम रोटी तथा सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा, जैसे अभी हमने बताया। सामान्य छत्रक यानी मशरूम तथा कुकुरमुत्ता यानी टोड स्टूल भी फंजाई है। तो इसको ध्यान दीजिए, जो मशरूम खाते हैं ये भी फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। तो जो पैरासिटिक फंजाई होता है उसके कारण सरसों का जो पौधा होता है उसकी पत्ती में वो सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो बीमारी फंजाई के कारण होती है। वो फंजाई परजीवी फंजाई है, यानी पैरासिटिक फंजाई है। कुछ एक कोश की फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिए, जो ईस्ट है वो रोटी तथा बियर बनाने में इसका उपयोग होता है। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, जो गेहूं है इसमें जो कीट रोग है हमारा वो पक्सीनिया नामक फंजाई यानी कवक के कारण होता है। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। तो पेनिसिलियम जो कवक है इससे एंटीबायोटिक बनाया जाता है। सीधा सीधा यही क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा जाएगा। फंजाई विश्वव्यापी हैं और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। तो हवा, जल, मिट्टी, जंतु, पौधे हर जगह ये पाए जाते हैं। फंजाई ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं?
हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि फ्रिज क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है और कम टेम्परेचर में बैक्टीरिया तथा फंजाई जीवित नहीं रह पाते, इसलिए भोजन को खराब होने से बचा लेते हैं। फंजाई तंतुमयी होते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं फंजाई। तंतु मतलब धागे जैसा। तो फंजाई तंतुमयी होते हैं, लेकिन ईस्ट जो एक कोश की है इसका अपवाद है। तो इसको ध्यान देना है कि जितने भी फंजाई होते हैं हमारे वो फिलामेंटस होते हैं, तंतु जैसे, लेकिन चूंकि ईस्ट में एक ही कोशिका होती है इसलिए उसका अपवाद यानी एक्सेप्शन है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। तो कवक तंतु को ध्यान दीजिए, मतलब जैसी बात है कि तंतुमय होते हैं तो लंबे धागे जैसी संरचना होगी तो उसको कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। अब कवक तंतु का जो जाल होता है उसको माइसीलियम कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश में फिर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हाँ, कवक तंतु को इंग्लिश में हाइफी कहते हैं, हाइफी। और नेटवर्क जो होता है हाइफी का उसको माइसीलियम बोलते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए। जो कवक तंतु होता है इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए एक धागा ये है, एक धागा ये है, एक धागा ये। अब इसको बिन दिया जाए ऐसे ऐसे तो ये माइसीलियम हो जाएगा। जब एक धागे अलग अलग रहेंगे तो ये कवक तंतु होगा, और जब इसको बिन दिया जाएगा बहुत सारे धागे हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे माइसीलियम। तो जहाँ तक अंडरलाइन कराया था इन चीज़ों को सबको अंडरलाइन करते रहिए। कुछ कवक तंतु नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो इसको ध्यान दीजिए। कुछ जो कवक तंतु यानी हाइफी होते हैं उनमें जो है नलिकाकार मतलब खाली जगह होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये है तो इसमें खाली जगह होती है, ऐसे पाइप जैसी संरचना होती है, ये पूरा खाली रहता है। तो कुछ कवक तंतु सतत नलिका जैसे, सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, बीच में कहीं जोड़ ओड़ नहीं है, तो सतत नलिका जैसे होते हैं जिसमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बना। बहुत सारे केंद्रक होते हैं और बहुत सारे केंद्रकों के साथ इनमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म मतलब तरल पदार्थ भरा होता है, जिन्हें संकोशिकी कवक तंतु बोलते हैं। संकोशिकी मतलब कोशिका सहित। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है। संकोशिकी मतलब कोशिका सहित। सिनोसिटिक फंजाई, कोशिका सहित मतलब सिनोसिटिक फंजाई। कोशिका सहित संकोशिकी को इंग्लिश में सिनोसिटिक बोलेंगे, तो सिनोसिटिक फंजाई होते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये है, इसमें नलिका होती है, ये भीतर पूरा खाली है, इसमें ऐसे ऐसे कपाट जैसे हो जाते हैं, मतलब बीच से पट्टी लग जाती है, तो ये सतत ना होकर के पूरी लंबाई में खोखले ना होकर के बीच बीच में बंद रहता है, ये पूरा बंद रहेगा, ये अलग रहेगा चैम्बर, ये अलग चैम्बर, ये अलग चैम्बर। तो अन्य कवक तंतुओं में पटी होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कवक की जो है कोशिका भित्ति है काइटिन या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। आगे देखते हैं। अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, ज्यादातर अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। पढ़ चुके हैं परपोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक। वे मृत बस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं। जो मृत पदार्थ हैं उनके घुलनशील जो पदार्थ हैं, जैसे मक्खी देखते होंगे वो उसमें सूंड जैसे आगे निकली रहती है, और जो हमारा मिठाई होती है या
खाना होता है उसमें सूंड ऐसे चुभो के उसको खींच लेती है तरल पदार्थ को, तो उसी तरह इसमें भी होता है। अतः इन्हें मृत जीवी कहते हैं। मृत जीवी यानी सैप्रोफाइटिक, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। मृत जीवी मतलब सैप्रोफाइटिक। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। अब देखिए हमने बताया ना, परजीवी मतलब पराय जीव पर आश्रित हो, तो जीव जिंदा होगा तभी माना जाएगा। तो अगर जिंदा पर आश्रित है तो परजीवी, अगर मरे पर आश्रित है तो मृत जीवी यानी सैप्रोफाइट। तो सैप्रोफाइट मृतजीवी, परजीवी मतलब पैरासाइट। तो जो फंजाई सजीव जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी कहलाते हैं। अब देखिए, मृत जीवी ने मरे जीवों से अपना जीवन चलाए, परजीवी मतलब जिंदा जीवों के शरीर में रह करके अपना जीवन चलाए। लेकिन परजीवी का मतलब जिस जीव के शरीर में रह रहा है उसका कोई फायदा नहीं होगा, केवल इस फंजाई का ही फायदा होगा, तब परजीवी कहेंगे। लेकिन अगर शैवाल लाइकेन इनमें जैसे साथ में रहे और लाइकेन या शैवाल का भी फायदा हो और इस कवक का भी फायदा हो तो सहजीवी बोलेंगे। मतलब दोनों का जीवन एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है तो इसको सहजीवी बोलेंगे। इंग्लिश में सिम्बियोसिस कहते हैं। देख लेते हैं, इंग्लिश में सिम्बियोंट कहेंगे या सहजीवी या सिम्बियोसिस इसको बोलते हैं। और लाइकेन और जो कवक मूल बनाते हैं, कवक मूल जिसको, उसको अंग्रेजी में माइकोराइजा कहेंगे। इसको ध्यान देना है कि जो कवक मूल बनाते हैं, कवक मूल ये शब्द, तो इसको माइकोराइजा कहते हैं। तो ये ध्यान देना है। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। जो कवक होते हैं तो कवक में जो हमारा जनन यानी रिप्रोडक्शन होता है वो कायिक हो सकता है। कायिक के अंतर्गत क्या क्या आता है इंग्लिश में देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक बाय वेजिटेटिव मीन्स। कायिक को अंग्रेजी में वेजिटेटिव बोलते हैं कि वेजिटेटिव जैसे होता है। अब देखिए विखंडन, विखंडन को अंग्रेजी में फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। फ्रैगमेंटेशन मतलब जैसे ये टुकड़ा बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए। जैसे हम गुलाब है उसकी बहुत सारी टहनी को काट दें और फेंक दें तो नए नए गुलाब तैयार हो जाए, इसको विखंडन या फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। दूसरा है फिजन। फिजन, फिजन को देख लेते हैं हिंदी में क्या कहेंगे। फिजन मीन्स टूटना, विखंडन। खंडन मतलब बहुत सारे खंड और विखंडन मतलब जैसे, खंडन मतलब एक ही खंड। जैसे ये तंतु है बीच से टूट गया तो खंडन हो गया, और बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाए तो बोलेंगे फिजन। जैसे नाभिकीय विखंडन होता है तो फिजन उसमें होता है, छोटे छोटे टुकड़े में बहुत सारे टूट जाते हैं। तो इस तरह से एक एक टुकड़ा अपना नया कवक बना ले। तथा मुकुलन, मुकुलन मतलब बडिंग, इंग्लिश में इसको बडिंग बोलेंगे। तो बडिंग में क्या होता है, जैसे हम आटा गूंथते हैं, गूंथ करके उसकी लोई काटते हैं तो लंबा लंबा बना लेते हैं और किनारे से एक एक लोई ऐसे काटते चले जाते हैं, तो इसको मुकुलन बोलेंगे या इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। तो इस तरह भी इसका जो है जनन होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं तथा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, जनन बीजाणु बनाते हैं, सेक्सुअल स्पोर बना लेते हैं। स्पोर का मतलब गेंद जैसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे, इनके अंदर वो बने, जैसे गेंद के अंदर सरसों के बीज भर दिए जाएं तो उसको हम बीजाणु या स्पोर बोलेंगे। और गेंद जब फटेगा तो सरसों के बीज यानी बीजाणु बाहर निकलेंगे। तो वही कह रहा है
जिसे कोनिडिया कहते हैं। इनको कहते क्या है, बीजाणु से भरे जो गेंद होंगे इनको कोनिडिया कह देंगे, अथवा धानी बीजाणु या बीजाणु धानी कहते हैं, अथवा चल बीजाणु, अगर वो चल लेते हैं तो उनको चल बीजाणु को कहते हैं, द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हमारा अलैंगिक जनन होता है कवक में। थोड़ा इंग्लिश भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में देखिए क्या कह रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर, स्पोर का मतलब बीजाणुओं द्वारा, कॉल्ड कोनिडिया, कोनिडिया कहेंगे, आर स्पोरेंजियो स्पोर आर जू स्पोर, इसको स्पोरेंजियो स्पोर या जू स्पोर कहेंगे। इसमें देखते हैं बीजाणु धानी, इसी को स्पोरेंजियो स्पोर बोल रहा है, तथा चल बीजाणु या चल बीजाणु या जू स्पोर बोला, जू मतलब जीव, और जीव चलते हैं इसलिए जू स्पोर कह देंगे। तो इसको ध्यान देना। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ऊ स्पोर, और जो हमारा लैंगिक जनन है वो ऊ स्पोर द्वारा होता है। देख लेते हैं, लैंगिक जनन निषिक्तांड या ऊ स्पोर, ऊ स्पोर मतलब ऊ मतलब ओवम, ओवम का मतलब अंडा, तो जैसे अंडा ऐसे गोल गोल होता है तो इसी प्रकार के स्पोर बनते हैं, और ऊ स्पोर बोलेंगे एस्कस बीजाणु या बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो लैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, या तो ऊ स्पोर द्वारा होगा, या बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है, या एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। ध्यान देना है कि जो विभिन्न बीजाणु हैं वो सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिनको फलनकाय कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, पीछे भी आ चुका है फलनकाय आया था शब्द, तो फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। तो जो लैंगिक चक्र है इसमें 3 सोपान होते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अब सोपान को देखते हैं इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, सोपान का मतलब स्टेप मतलब चरण, तो 3 चरणों में हमारी लैंगिक चक्र पूरा होता है। पहला क्या है, पहला 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। इसको ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारे युग्मक है, मान लीजिए ये है एक, ये है युग्मक, एक इसमें धन वाला है एक ऋण वाला है, मतलब क्योंकि लैंगिक जनन है तो एक धन वाला होगा एक ऋण वाला, यानी एक मेल होगा नर एक मादा कह सकते हैं, जैसे भी आप कहना चाहें। तो इसमें क्या होगा, एक नर होगा एक मादा होगा, तो ये इनके जो अंदर तरल पदार्थ भरा है जिसको लैंगिक जनन द्रव्य बोलेंगे, तो ये आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे से, और ये लैंगिक जनन का आदान प्रदान जो माइनस है यानी मादा है उसके शरीर में हो जाता है। तो वही कह रहा है 2 चल अथवा अचल युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, इनके अंदर तरल पदार्थ भरा, इसको प्रोटोप्लाज्म बोल रहा है। तो प्रोटोप्लाज्म का इनके अंदर आदान प्रदान हो जाता है। इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा यानी प्रोटोप्लाज्म का आदान प्रदान होता है, और गैमीट के अंदर है, गैमीट का मतलब हिंदी में युग्मक के अंदर, तो गैमीट के अंदर प्रोटोप्लाज्म का मिलन हो रहा है, इसलिए प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मा से प्लाज्मो और गैमीट युग्मक से गैमी, तो इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो इसको ध्यान देना है। तो प्लाज्मोगैमी द्वारा एक तो होता है, दूसरा क्या है, 2 केंद्रकों का संलयन होना जिसे केंद्रक संलयन बोलते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। तो 2 केंद्रकों का संलयन हो जाएगा, मान लीजिए एक ये है एक ये है, और इसके अंदर ये जो केंद्रक है एक इसका एक इसका, तो ये केंद्रक जो है आपस में ये पास पास आके मिलते हैं, और ये केंद्रक इसका एक दूसरे में, 2 केंद्रक एक में ही जाके आपस में मिल जाते हैं और संलयन हो जाता है, मतलब मिलन होता है। तो केंद्रक संलयन द्वारा हो सकता है। आगे क्या है, युग्मनज यानी जाइकोट। अब देखो, जब 2 इनके केंद्रक हैं आपस में मिलेंगे, एक में चला जाएगा ये, तो एक ही में 2 केंद्रक हो जाएंगे। अब ये डिवीजन करके जाइगोट यानी युग्मनज बनाते हैं।
एक कोशिका फिर 2 कोशिका फिर 3 कोशिका, इसको जाइगोट बोलते हैं। बहुत सारी सेल का एक समूह ऐसे ऐसे बन जाता है, इसको जाइगोट बोलेंगे ये पूरा। तो देखिए युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोग संगम के दौरान 2 अयुग्मित कवक तंत्र पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। तो इसको ध्यान देना है। कह रहा है युग्मनज में मियोसिस के दौरान, एक शब्द होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन, मतलब जैसे डीएनए 46 है हमारे शरीर में, तो ये 23 भाग में बंटते हैं, तो इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। लेकिन 46 साथ चले जाएं 2 भाग में, तो इसको सूत्री विभाजन बोलेंगे, यानी माइटोसिस इंग्लिश में बोलते हैं। तो जब जाइगोट बनता है तो चूंकि एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस केंद्रक है, अब इसका पूरा पदार्थ आएगा तो 2 गुना हो जाएगा। तो हमें 46 ही रखना है, जैसे आदमी में हम उदाहरण देके बता रहे हैं, तो 46 ही रखना है। तो आधे डीएनए इसके आए, आधे डीएनए इसके, आधे गुणसूत्र इसके आए, आधे गुणसूत्र इसलिए, तो उस समय मियोसिस होता है। तो मियोसिस में आधे इसके आएंगे, आधे इसके, तो मिल करके जितना इसमें है जितना इसमें है उतने बराबर नई कोशिका जो बनेगी उसमें भी उतने हो जाएंगे। तो इसका आधा आता है, इसका आधा, ये 2n जैसे इसमें पाया जाता है। मान लीजिए 2n का मतलब 46 और 2n का मतलब 46, तो n इससे आते हैं यानी 23 और n इससे आते हैं यानी 23, फिर मिलके फिर 2n यहाँ हो जाते हैं, तो ये फिर 46 हो जाता है। तो 46 जितना था, इसलिए अगली पीढ़ी में गुणसूत्र बराबर बने रहते हैं। तो ये मियोसिस के कारण होता है। अब देखिए, तो कह रहा है युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु, अगुणित का मतलब हेप्लॉयड, इंग्लिश में हेप्लॉयड बोलेंगे। हेप्लॉयड का मतलब n नंबर, डिप्लॉयड का मतलब 2 गुना यानी 2n नंबर, द्विगुणित कह देता तो 2n हो जाता। तो इसको ध्यान देना है कि युग्मनज में मियोसिस के कारण, जब मियोसिस होता है तो जो 2n था वो n हो गया। तो वही कह रहा है कि n यानी अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोग संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंत्र पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। तो 2n वाले पास आए थे, कह रहा है ना कि 2 अगुणित कवक तंत्र पास आते हैं। अगुणित का मतलब हेप्लॉयड। तो जब 2n था, 2n से मियोसिस हुआ, मतलब उसमें 2n का n हो गया, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, मियोसिस मीन्स अर्धसूत्री, तो n आए तो फिर 2n बन गया। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती है। इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कुछ फंजाई ऐसे हैं कुछ फंजाई ऐसे हैं कि जिनमें जो 2n कोशिका है, ये 2n कोशिका ये पहले नहीं n बनता है। कह रहा है कि कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित 2n कोशिका बनती है। मतलब ये मिल करके 4n बना देते हैं, ये पूरे इसके गुणसूत्र मिलके 4 बनाते हैं, फिर ये आधे आधे बांटते हैं 2n तुरंत बाद। कह रहा है कि तुरंत बाद फिर ये आधे आधे बांटते हैं। कह रहा है कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद, ये देखिए मिल गए 2n वाले 4n बनाए, उसके तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है, फिर टूट करके अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2n बन जाते हैं। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमास्टीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। जो एस्कोमास्टीज है इसमें क्या होता है कि कुछ अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि एक मध्यवर्ती द्विकेंद्री की अवस्था आ जाती है जिसमें n मतलब n+n रहता है 2n। तो वही कह रहा है मध्यवर्ती केंद्र की अवस्था आ जाती है, अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। मतलब एक ही कोशिका रहेगी और उसमें 2 अलग अलग केंद्रक बनते हैं, n वाले, n और n वाले।
इस तरह ये एस्कोमेस्टेज में होता है। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित हो जाती है। बाद में यही केंद्रक आपस में इकट्ठा होकर के 2n बन जाते हैं और कोशिका द्विगुणित हो जाती है। फंजाई फलनकाय यानी फ्लोटिंग बॉडीज बनाती हैं जिससे न्यूनीकरण विभाजन होता है। तो फंजाई बाद में क्या होता है कि फ्लोटिंग बॉडी बना लेते हैं। फंजाई फलनकाय बनाती हैं जिनमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, फिर से डिवीजन होता है। न्यूनीकरण मतलब छोटा तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। कवक जाल यानी इसको माइसीलियम की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। अब ये जो कवक जाल यानी माइसीलियम है तो उसके कारण या बीजाणु बनने के कारण या फलनकाय फ्लोटिंग बॉडी के आधार पर कवकों को विभिन्न प्रकार के जगत में फिर से विभाजित किया गया है। अब आगे आ जाता है हमारा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज तो अब इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और ये जो फिगर बने हैं इन फिगर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए फिगर तो अभी देख लेते हैं। ये पहला A नंबर का जो फिगर है ये हमारा म्यूकर है। देखिए म्यूकर है, सफेद 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 दिख रहा है। B नंबर वाला हमारा एस्परजिलस है। ये B नंबर ये एस्परजिलस है। और सा देखिए जो कुकुरमुत्ता जैसे है एगेरिकस है। कुकुरमुत्ता जैसे जो खड़े होते हैं ये एगेरिकस है। तो ये फिगर ही सिर्फ याद करना है, इसमें लिखा कुछ नहीं है। तो हम भी नहीं कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, जो लिखा है सिर्फ उतना जानेंगे। अब अगला है हमारा फाइकोमाइसिटीज। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज यहीं तक।